हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं मेरे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले इसमें हम बात करेंगे बच्चों, आखिर बुकानन कौन थे। तो बुकानन, जैसे आप सभी को पता होगा या पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था, और बंगाल में क्या हुआ था, ये चिकित्सा सेवा में कार्य किया था इसने। और कुछ वर्षों तक ये क्या हुआ था, भारत के गवर्नर जो जनरल थे, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, उसका ये चिकित्सक भी रहा था ये। और चिकित्सक मतलब डॉक्टर था, ठीक है। और कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना करी थी। जब वहां से गया था ना, तो उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना करी थी, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। बंगाल सरकार के काफी अनुरोध करने पर उसने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक क्षेत्र पर उसने क्या किया था, भूमि विशेष सर्वेक्षण उसने किए थे। तो इस तरह से था ये बुकानन। अब होता क्या है बच्चों, बुकानन का विवरण या जो भी जानकारी है, उसको पढ़ते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए कि बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, अर्थात उसका चमचा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सारी सच्चाई तो बिल्कुल नहीं लिखेगा वो सारी बातें। दूसरी, कंपनी ही उसको हिदायत मतलब आदेश देती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, ठीक है। उसको कंपनी के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था, ठीक है। और इसके साथ साथ उसे मतलब वो दृश्य के विषय में वह लिखता है कि उसमें फेरबदल करके कैसे अधिक उत्पादन बनाया जा सकता है। मतलब कोई पहाड़ है, पर्वत है ना, तो उसको किस तरीके से बदल कर उस वहां किस प्रकार से खेती की जा सकती है, फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में बुकानन को पता था, ठीक है। अब बात देखिए, एक विद्रोह दक्कन में, ये तो बुकानन के बारे में हो गया। अब विद्रोह के बारे में बढ़ाएंगे जो दक्कन में हुआ। तो 1875 में हुआ था ये आंदोलन। क्या हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक बड़े गांव जिसका नाम था सूपा गांव में हुआ था, जिसे दक्कन विद्रोह या दक्कन दंगा कहा जाता है। सूपा क्या है बच्चों, एक व्यापारिक या विपणन केंद्र है, मंडी है। यहाँ क्या होता था, बहुत सारे जो व्यापारी होते थे और साहूकार होते थे, यहीं रहा करते थे। अब 12 मई 1875 को क्या हुआ, गांव के जो इलाकों के जो किसान थे ना, वो सूपा में इकट्ठा हो गए। और उन्होंने क्या किया, साहूकारों के जो बहुत सारे जो बही खाते थे या जो ऋण बंद थे, उनकी मांग करते हुए उन्होंने कहा, भैया जो भी आपने ऋण के लिए हमसे जो दस्तावेज आपने साइन करवाए वो सारे हमें दे दो। और उन पर क्या करने लग गए, साहूकारों पर हमला करने लग गए ये किसान। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानों को लूट लिया, साहूकारों के घरों को भी आग लगा दिया, ठीक है। और पूला से ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। अहमदनगर, ठीक है ना, गुजरात में है। और अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरा आग की चपेट में आ चुका था। और इससे क्या हुआ था, 30 से ज्यादा जो लोग थे ना, इससे प्रभावित हुए थे। जो गांव थे ना बच्चों, 30 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। किसानों के हमले से डरकर क्या हुआ, जो साहूकार थे ना, वो जो गांव छोड़कर भाग गए और वे अपनी संपत्ति और धन दौलत वहीं छोड़ दिया था। और इस तरीके से ये विद्रोह फैल गया। और ये ही कहा जाता है 1857 का विद्रोह का दृश्य याद दिलाता है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसका दृश्य याद दिलाता है दक्कन दंगा। और इसके साथ साथ अब अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकारियों ने इस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सेना बुलाई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से बहुत सारों को क्या दिया गया, दंड दिया गया। बहुत बुरे तरीके से क्या दिया गया था, दंड दिया गया था। अब बात करते हैं, एक नई राजस्व प्रणाली कहाँ लागू की गई थी भाई। देखो क्या था, 1810 के बाद खेती की कीमत बढ़ गई, ठीक है ना। यानी जो किसान वस्तुओं का उत्पादन करता था, उसकी मतलब कीमत बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। अब बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। मतलब अब क्या हुआ भाई, जब गांव के लोगों की खेती में वृद्धि हुई, ठीक है, और तो क्या हुआ, जमींदारों को भी लाभ होने लग गया।
जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने दक्कन में एक राजस्व प्रणाली लागू की जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस प्रणाली में क्या होता था, पहले तो अभी मैंने पढ़ाया था कि पहले जो राजस्व की जो राशि होती थी वो डायरेक्टली किससे ली जाती थी, जमींदारों से। लेकिन बंगाल में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता, जो राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी कि भाई किसान ही क्या करेगा, वो राजस्व राशि देगा। इस तरीके से क्या होता था, मतलब जो राजस्व की राशि होती थी ये किसानों से तय की जाती थी, यानी किसानों से ही अब राजस्व या टैक्स लिया जा रहा था, जमींदारों से नहीं। अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली जो आय होती थी ना, उसका अनुमान पहले ही लगा लिया जाता था कि भाई कितनी ज्यादा कोई भूमि ज्यादा उपजाऊ है और कितनी ज्यादा उससे फसल उत्पन्न हो रही है। किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आंकलन कर लिया जाता था कि कितना कितना टैक्स दे सकता है और कितना नहीं दे सकता, और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। ये इसमें क्या होता था बच्चों, हर 30 साल बाद जमीनों का फिर दोबारा सर्वेक्षण किया, 30 साल के लिए किया जाता था। फिर हर 30 साल बाद क्या होता, जमीन का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर अगर जरूरत पड़ती थी ना तो राजस्व को बढ़ा दिया जाता था। दूसरा, राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। देखो, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो था ना वो 1820 के दशक में किया गया था। राजस्व की कीमत इतनी ज्यादा थी कि किसान अपने गांव छोड़कर भागने लग गए थे, इतने ज्यादा टैक्स दे ही नहीं पा रहे थे किसान। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले जो कलेक्टर थे ना, उन्होंने कठोरतापूर्ण नीति अपनाई और राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने कोशिश की। जब कोई किसान राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जबरन वो जब्त कर लेते थे और पूरे गांव पर क्या लगा देते थे, जुर्माना लगा देते थे। भाई अब पूरा गांव क्या करेगा, इसका जुर्माना देगा, ठीक है। अब 1830 के दशक तक ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई और 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आ गई। अब जो उत्पादन था ना उसमें क्या, उत्पादों में क्या गिरावट आ गई और किसानों की आय में और ज्यादा कमी आ गई, पहले से और पैसा कम कमाने लग गए किसान। तो 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाकों में अकाल पड़ गया और फसलें क्या हो गई, बर्बाद हो गई और राजस्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजस्व का बकाया राशियां चुकाना क्या था, किसानों के लिए इम्पॉसिबल था। अब हुआ क्या, किसानों के पास पैसा उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऋणदाता से उधार लेकर ही वो राजस्व चुका सकते थे, ठीक है। लेकिन रैयत मतलब किसान होता है, यानी किसानों ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना बहुत ज्यादा कठिन होता था। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि किसानों के पास अपनी जो रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें होती थी ना वो खरीदने और उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था, ठीक है। यानी मतलब बीज खरीदने के लिए, अन्य चीजों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी किसानों की। और 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी ये एहसास होने लग गया था कि सभी जगह के किसानों का कर्ज अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और ये भयंकर होता जा रहा है। तो 1840 के दशक के मध्य में एक और चीजें की गई थी आगे, ठीक है। तो इस तरीके का था रैयतवाड़ी बंदोबस्त और इससे जो प्रभाव थे। अब बात करते हैं फिर कपास में तेजी आई, यानी 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन से क्या होता, कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली भरपूरी कपास को 3/4 भाग अमेरिका से आयात करता था। मतलब कहने का मतलब 1860 तक जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो 3/4 जो कपास होता था वो अमेरिका से आयात करता था। और 1857 में जब ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई तो 1959 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास के लिए काफी उपयोगी थी और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। और सन 1861 में अमेरिका में अब गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध के कारण क्या हुआ, अमेरिका से आने वाला जो कच्ची कपास है उसका निर्यात में क्या हुआ, गिरावट आ गई। अब बंबई के पास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने की कोशिश करी। यानी ब्रिटेन को कपास चाहिए था तो बंबई जो था ना, बंबई के किसानों से कहा भाई तुम मुझे कपास दो, खेती करो। इसके लिए उन्होंने अब भाई किसानों का, हाँ भाई अब तो काम मिल गया हम लोगों को, किसानों को मिल गया काम। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने, बंबई के किसानों ने साहूकारों से ज्यादा पैसे ले लिए ताकि वे आगे ग्रामीण ऋणदाताओं को दे सके और वे आगे से ज्यादा पैसे किसानों को उधार दे। दक्कन के गांव किसानों को अचानक बहुत ज्यादा ऋण मिलने लग गया था। अब उन्हें कपास उगाने के लिए राशि दी जाती थी। ब्रिटेन में कपास भारत से पहुंचाई जाती थी और 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वालों
की संख्या हमारे भारत में दूनी हो गई है। 1862 तक ब्रिटेन में जितना भी कपास जाता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। इतना ज्यादा कपास का उत्पादन हो रहा था। अब किसानों को हो रहा था लाभ। ऋण का स्रोत सूख जाना। जब अमेरिका अब क्या हुआ बच्चों, जब अमेरिका में अब क्या हो गया, गृह युद्ध खत्म हो गया तो उत्पादन फिर से चालू हो गया। यानी अब क्या था, ब्रिटेन जो था वो कपास का निर्यात दोबारा अमेरिका शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, भारतीय कपास के निर्यात यानी भारत में कपास के निर्यात में क्या कमी आ गई। अब ऋणदाता किसानों से ऋण वापस मांगने लगे थे कि भैया आप तो पैसा दो, तुम्हें तो प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, किसानों से मांगने लगे। लेकिन राजस्व की मांग बढ़ा दी गई थी। जब उस टाइम पे जब किसान दोबारा ऋण मांगने गए थे तो ऋणदाताओं ने इनकार कर दिया, कहते भाई पहले वाला तो दो, तो वही तो दोबारा दूंगा, ठीक है, तो मना कर दिया। अन्याय। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा अन्याय का अनुभव। इसके अंदर कहता है ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना किया तो रैयत यानी किसान समुदायों को बहुत गुस्सा है और वे इस बात से गुस्सा होकर ऋणदाताओं की वर्ग जो उनकी हालत था ना, कोई तरह से नहीं खा रहा था किसानों की हालत में, तथा ऋणदाता रूढ़ी रिवाजों का उल्लंघन कर रहे थे और रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लग गए थे। किसान जो होते थे ना वो साहूकारों को धोखेबाज समझने लग गए थे। और 1959 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। अब इस परिसीमन कानून क्या था, देखो बच्चों, जिसमें यह कहा गया था कि ऋणदाता यानी साहूकार और रैयत यानी किसान के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों के लिए ही माना जाएगा। अगर 3 वर्ष दे दे, 3 वर्ष के बाद भाई किसान नहीं देगा पैसा। इस कानून का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा ब्याज को बढ़ाने से रोकना, ठीक है ना। लेकिन ऋणदाता ने क्या किया, इस कानून में घुमा दिया, साहूकारों ने इसे घुमा दिया और अपने पक्ष में कर लिया। और किसान से क्या किया, हर तीसरे साल में एक नया वो बनवा लेते थे, ऋण पत्र बनवा लिया करते थे और ब्याज बढ़ा देते थे। ऋणदाता लोग क्या होते, किसानों को ठगने लग गए थे। जब ऋण चुकाए जाते थे तो वह रैयत को उसकी रसीद देने से मना कर देते थे। यानी जो ऋण जब है ना, जैसे कोई किसान है वो ऋण चुका देता था तो जो साहूकार होते थे वो उन्हें जो रसीद है ना नहीं देते थे और बंद पत्री में जाली आंकड़े भर लेते थे, ठीक है ना, मतलब गलत इंफॉर्मेशन भर लेते थे या पैसा बढ़ा देते थे। किसानों की फसल नीची कीमतों पर लेते थे। आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर उन लोगों ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। और किसानों को ये पता चल गया कि उनके दुख का कारण केवल बंदपत्र और दस्तावेजों की वजह से ही है। तो उन्होंने क्या किया, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे पहले ही और अंगूठे का निशान लगवा लिया जाता था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठा किस पर लगा रहे हैं। इस तरीके से धोखेबाज तरीके से करते थे, ठीक है। अब दक्कन दंगा आई। तो जब विद्रोह दक्कन में फैला था ना बच्चों, शुरू हुआ तो बंबई सरकार ने उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया था शुरुआत में, लेकिन भारत सरकार ने बंबई की सरकार पर दबाव डाला तो वह दंगों के कारणों की छानबीन किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद में, और इस रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। आयोग ने जो दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई और रैयत वर्ग यानी साहूकारों और चश्मदीदा गवाहों के बयान लिए गए और भिन्न क्षेत्रों के राजस्व की दरों की कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का आंकलन किया गया था। और इस तरीके से मतलब ये सारा काम किया गया था। तो ये था दक्कन दंगा रिपोर्ट। तो ये था इस वीडियो का बच्चों लास्ट पार्ट। मैंने सारे के सारे पार्ट को कवर किया है बच्चों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।